अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यूफा यूनिवर्स। और आज के डैगर 2 की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे डैगर के अंदर मॉड्यूल्स क्या होते हैं और प्रोवाइड मेथड्स क्या होते हैं, या इनको हम स्टैटिक प्रोवाइड्स मेथड्स भी कहते हैं। और ये डैगर के रिलेटेड काफ़ी एडवांस टॉप के ऊपर अब हम मूव कर रहे हैं, तो मेक श्योर कर लें कि आप मेरी ये वाली प्लेलिस्ट शुरू से लाजमी देखें ताकि आपकी जितनी भी बेसिक्स हैं वो सारी क्लियर हों। और जो मॉड्यूल्स और प्रोवाइड्स मेथड्स होते हैं, ये बेसिकली सेकंड हमारे पास मेथड है जिसके थ्रू डैगर को हम ये बताते हैं कि रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से क्रिएट कर सकती है और डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर ऐड कर सकती है। तो इस वीडियो के अंदर, वीडियो के एंड तक आपको इस चीज़ की कंप्लीटली इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो इससे पहले कि हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे मॉड्यूल्स या प्रोवाइड्स मेथड्स क्या हैं, क्विकली हम ये देख लेते हैं कि डैगर का मेन पर्पस क्या है। तो मेन पर्पस डैगर का हमारे पास ये है कि वो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स या डिपेंडेंसीज को राइट ऑर्डर और राइट टाइम के ऊपर क्रिएट करती है, और रन टाइम के ऊपर जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें प्रोवाइड कर देती है। लेकिन इस चीज़ के लिए हमने देखा था कि डैगर को हमें मेन क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। वो ये होती है कि रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स वो किस तरीके से क्रिएट करेगी। और वो अब जितने भी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, अभी तक हमने सिर्फ एक ही तरीका देखा है जिसके थ्रू डैगर को हम ये बता सकते हैं कि वो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करे। बेशक हम यहाँ पे फील्ड इंजेक्शन कर रहे हो, या हम यहाँ पे मेथड इंजेक्शन कर रहे हैं, या हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रहे हैं, तीनों केसेस के अंदर डैगर को ये बताने के लिए कि रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, हमने उस कंस्ट्रक्टर को एनोटेट किया। लाइक मेथड इंजेक्शन के केस के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें चाहिए तो हमने उसके कंस्ट्रक्टर को एनोटेट किया है। फील्ड इंजेक्शन के केस के अंदर जो ऑब्जेक्ट हमें रिक्वायर्ड है उसके हमने कंस्ट्रक्टर को एनोटेट किया है। और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के केस के अंदर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें एज अ पैरामीटर या कहीं पे भी चाहिए तो हमने उसको क्रिएट करने के लिए उसके कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे एनोटेट किया। अगेन यहाँ पे में रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट नेटवर्क कनेक्शन है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर को एनोटेट किया हुआ है। लेकिन आई एम श्योर कि आपने फिगर आउट कर लिया होगा अभी तक कि हमारे पास हर दफ़ा ये केस नहीं होता कि हम सिंपली कंस्ट्रक्टर को एनोटेट करवाएं। बहुत दफ़ा हमारे पास ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर को एनोटेट नहीं करवा सकते, हम कंस्ट्रक्टर को चेंज नहीं कर सकते। तो उन केसेस के अंदर हमारे पास क्या होगा, सपोज कर लें जो हमारे पास कोई कोड है, हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। तो अब जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है वो एक एग्जिस्टिंग कोड है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसको मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स कि उसके अंदर अगर हमने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करना है एज अ डिपेंडेंसी, तो हम उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को एट एंड इंजेक्ट से एनोटेट नहीं करवा सकते। तो उस केस के अंदर हम डैगर को कैसे बताएंगे कि आप कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करो उस क्लास का। तो इन चीज़ों के लिए यहाँ पे आके डैगर को थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है हमारी तरफ से, थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है ताकि वो ये फिगर आउट करे कि रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट मैंने कैसे क्रिएट करना है। तो इस चीज़ के लिए हम मॉड्यूल्स को और प्रोवाइड्स मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल्स हमारे पास बेसिक जो जावा क्लासेस होती हैं, और उनके अंदर हमारे पास स्टैटिक या नॉर्मल प्रोवाइड्स मेथड्स होते हैं। और जो सिनेरियो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वो कुछ इस तरीके से होगा। राइट नो तो मैं मेन व्यू मॉडल के ऊपर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास डेटा जो है वो, जैसे ही हम मेन एक्टिविटी से कॉल करते हैं मेन व्यू मॉडल का फेच डेटा मेथड, हमारे पास डेटा जैसे ही क्लाइंट से फेच होके आएगा हम इसको रिटर्न करवा देंगे। लेकिन अगर हम सपोज करें मेरे पास यहाँ पे जो कोड है वो कुछ इस तरीके से हो कि मेरे पास यहाँ पे एक डेटा स्टोरेज हेल्पर की क्लास होगी, और जैसे ही मेरे पास क्लाइंट से डेटा डाउनलोड होगा, इससे पहले कि मैं उस डेटा को यूज़र को मेन एक्टिविटी के अंदर रिटर्न करवाऊँ, मैं उसको डिवाइस के ऊपर परमानेंटली स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। तो इस स्टोरेज का जो प्रोसेस है उसके लिए मैंने एक जो है वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ की है, और उसके ऊपर मैंने स्टोर डेटा का मेथड कॉल किया और उसको सिंपली डेटा का जो स्ट्रिंग वैल्यू वो पास किया है। ये जो मेरे पास लाइब्रेरी है, इसका जो स्टोर डेटा का मेथड है, ये इस डेटा को स्टोर करवाएगा एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर परमानेंटली, और फिर सिंपली ये रिटर्न करवा देगा मेन एक्टिविटी को। और ये हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपेंडेंसी है, और यहाँ पे भी हमारे पास पैरा कंस्ट्रक्टर के अंदर डिपेंडेंसी है, और ये मेरे पास सिंपल एक जावा फाइल है। तो इस केस के अंदर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो हमारी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से आ रही है। हम इस जो डेटा स्टोरेज की हेल्पर की क्लास है इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको यूज़ कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। तो इस केस के अंदर हम किस तरीके से डिपेंडेंसी इंजेक्शन करवाएंगे। तो अगर मैं इस फाइल के ऊपर जाता हूँ, ये सिंपली मेरे पास एक जावा फाइल है, और इस लाइब्रेरी के अंदर मेरे पास एक प्रिमिटिव वैल्यू है परमिशंस की, जो कि ट्रू या फॉल्स हो सकती है, बुलियन है। मेरे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड मेरे पास है स्टोर डेटा, जो मुझसे स्ट्रिंग लेगा और चेक करेगा, अगर परमिशन ट्रू हुई तो वो लॉकहेड में शो करवाएगा स्टोरिंग डेटा, और मेरे पास वही वाला डेटा आउटपुट करेगा। अगर वो परमिशन फॉल्स हुई वो लॉकहेड के अंदर आउटपुट देगा स्टोरेज परमिशन नॉट ग्रांटेड। जो मेरे पास यहाँ पे दूसरा मेथड है सेट स्टोरेज परमिशन, ये सिंपली हमसे एक बुलियन वैल्यू लेगा और उसको सेट करवाएगा, और यहाँ पे चेक हमें आउटपुट शो करवाएगा स्टोरेज परमिशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। और यहाँ पे मैंने कमेंट इसलिए लिखा हुआ है कि दिस क्लास इज नॉट पार्ट ऑफ आवर ओन कोड, ये हमारे अपने कोड का हिस्सा नहीं है। हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि ये किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से आ रहा है। इन क्लासेस को हम ओन नहीं करते। इन क्लासेस को ओन ना करने से मुराद ये है कि हम इनको यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम इनको चेंज नहीं कर सकते, ये किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से हमारे पास आ रही हैं। तो इस चीज़ को समझना हमारे पास ज़रूरी है कि अगर हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे इसको इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते, एड्स एंड इंजेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से कोड आ रहा है। हम इसको यहाँ पे
जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इस केस के अंदर हम किस तरीके से डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे, तो इसके लिए हम मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं। मॉड्यूल्स डैगर को ये बताते हैं, डिपेंडेंसी ग्राफ जो वो क्रिएट करती है, वो क्रिएट करने में जो मॉड्यूल्स हैं वो अपना थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं और डैगर की हेल्प करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट के ऊपर और जो मेरे पास डी आई है, यहाँ पे मैं एक न्यू जो है वो क्लास क्रिएट कर लूँगा, जावा क्लास, और फिर इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा डेटा स्टोरेज मॉड्यूल। और इसकी सुपर क्लास कोई भी नहीं होती हमारे पास, इसको मैं गिट के अंदर ऐड करता हूँ। और जो मॉड्यूल्स हैं वो हमारे पास क्लासेस भी हो सकती हैं और इंटरफेसेस दोनों हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं जितना भी काम करूँगा वो क्लासेस के रिलेटेड होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप मॉड्यूल को एज अ इंटरफेस भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। और पहले नंबर पे जो स्टेप होता है मॉड्यूल का वो ये होता है कि इसको हमने एनोटेट करना होता है, क्योंकि डैगर ने इस क्लास को यूज़, क्योंकि डैगर सारी की सारी डिपेंडेंसीज को, डिपेंडेंसी ग्राफ को कंपाइल टाइम के ऊपर जनरेट करती है। तो जितने भी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उसने डेफिनेटली कंपाइल टाइम के ऊपर जनरेट करने हैं। तो हमें यहाँ पे इस क्लास को भी डैगर को बताना पड़ता है कि ये एक स्पेशल क्लास है, और डैगर को हम जो कुछ भी बताते हैं वो एनोटेशन के थ्रू बताते हैं। तो इसको हम मॉड्यूल एनोटेशन देंगे जो डैगर से आएगी। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं जो जिनको हम कहते हैं प्रोवाइड मेथड्स, या समटाइम्स हम इनको स्टैटिक प्रोवाइड्स मेथड भी कहते हैं। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का क्या डिफरेंस है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में भी आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले नंबर पे हमारे पास एनोटेशन आएगी प्रोवाइड्स की, और उसके बाद हमारे पास सिंपल एक मेथड होगा जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट होगा वो रिटर्न करेगा। अब मैंने बेसिकली कौन सा रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना है, मैंने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है डेटा स्टोरेज हेल्पर टाइप का, क्योंकि हम इसके कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं लेकिन एनोटेट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करूँगा। पहले नंबर पे तो ये है कि ये पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि डैगर ने इनको कॉल करना है फ्रॉम आउटसाइड द डेटा स्टोरेज मॉड्यूल, तो ये पब्लिक होने चाहिए। फिर मेरे पास जो रिटर्न टाइप होगी वो मेरे पास होगी डेटा स्टोरेज हेल्पर की। और यहाँ पे जो प्रोवाइड्स मेथड्स हैं उनकी नेमिंग कन्वेंशन हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है कि वो हमेशा प्रोवाइड कीवर्ड से हम स्टार्ट करते हैं, कीवर्ड तो नहीं सॉरी, लेकिन प्रोवाइड के नेम के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास प्रोवाइड मेथड्स होते हैं, कोई ना कोई हमें ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये इनके नेम के साथ मीनिंगफुल है। और फिर हमारे पास वो टाइप आती है जिसको ये प्रोवाइड करते हैं, लाइक मेरे केस के अंदर प्रोवाइड डेटा स्टोरेज होगा, स्टोरेज हेल्पर। तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे होगा प्रोवाइड कीवर्ड, और उसके बाद फिर वो वाली टाइप होगी जो वो प्रोवाइड करेंगे या रिटर्न करेंगे। लेकिन मैं जो कन्वेंशन इस वीडियो के अंदर यूज़ करूँगा वो मेरे पास कुछ इस तरीके से होगी कि प्रोवाइड की जगह मेरे पास यहाँ पे गेट होगा। लेकिन मेक श्योर करें कि आप जब भी आप इसको यूज़ करें आप गेट को फॉलो ना करें, बल्कि आप यहाँ पे जो प्रोवाइड है इसको फॉलो करें। मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ। और वैसे भी ये हमारे पास नेमिंग कन्वेंशन है, लेकिन सिर्फ ये नेमिंग कन्वेंशन, अगर आप चाहें तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इनकी नेमिंग कन्वेंशन इस तरीके से होती है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। और जो प्रोवाइड मेथड्स हैं हमारे पास वो पैरामीटर कितने, कोई भी पैरामीटर हमसे ले सकते हैं, लेकिन पैरामीटर हम वो वाली लेंगे, वो वाली टाइप होगी जो डैगर को पता है कि वो कैसे क्रिएट कर सकती है। लाइक सपोज करें हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं नेटवर्क क्लाइंट का या नेटवर्क कनेक्शन का, तो इट इज़ ओके, डैगर को पता है कि वो मैंने कैसे क्रिएट करने हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग या इंटीजर या इस तरह की वैल्यू लेंगे जो डैगर को नहीं पता कि मैंने कैसे क्रिएट करनी है, तो वहाँ पे फिर आपको ये डैगर को बताना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ी देर तक मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। फिर इसको मैं कह दूंगा गेट डेटा स्टोरेज हेल्पर। और चूँकि ये जो मेरे पास जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे ये मुझसे कोई भी यहाँ पे पैरामीटर नहीं ले रहा, तो यहाँ पे भी इस मेथड को कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पास नहीं करेंगे, और सिंपली यहाँ पे मैं रिटर्न करवा दूंगा न्यू डेटा स्टोरेज हेल्पर एंड दैट्स इट। तो इस तरीके से अब क्या होगा कि डैगर जैसे ही कंपाइल टाइम के ऊपर कोड को जनरेट करेगी, तो वो पहले नंबर पे देखेगी कि क्या मैं इस डेटा स्टोरेज हेल्पर का जो कंस्ट्रक्टर है इसको कॉल कर सकती हूँ। वो इसको कॉल नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे एड्स एंड इंजेक्ट की एनोटेशन नहीं, और ना ही हम इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये कोड हमारे पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से आ रहा है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, डैगर देखेगी कि क्या कोई मॉड्यूल ऐसा है जिसके अंदर प्रोवाइड्स मेथड हो जो मुझे डेटा स्टोरेज हेल्पर कर ऑब्जेक्ट रिटर्न करे, तो वो यहाँ पे डैगर को मिल जाएगा। क्योंकि मैंने पीछे भी काफ़ी दफ़ा रिपीट किया, अब आपको याद हो चुका होगा कि डैगर टाइप्स को एग्जैक्टली मैच करती है, और डैगर सब कुछ टाइप्स की बेस के ऊपर करती है। डैगर को ये कैसे पता चलेगा कि मुझे डेटा स्टोरेज हेल्पर का ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि वो मेन व्यू मॉडल के अंदर एज अ डिपेंडेंसी है। यहाँ पे जो इसकी जो क्लास की टाइप है वो इसने देखनी है, और वो उसको यहाँ से मिल जाएगी मॉड्यूल से। लेकिन मैंने अगर आप इस क्लास के अंदर जाएँ तो हमने यहाँ पे इसकी जो परमिशन है वो भी सेट करनी है। तो मैं क्या करूँगा कि इस मॉड्यूल के अंदर दोबारा आऊँगा और यहाँ पे एक जो लोकल वेरिएबल है वो इंट्रोड्यूस करवा लेता हूँ, डेटा स्टोरेज सिंपल हेल्पर कह देता हूँ। और इससे पहले कि मैं हेल्पर को रिटर्न करवाऊँ, मैं इसको यहाँ पे करूँगा हेल्पर डॉट सेट स्टोरेज परमिशन, और इसको मैं यहाँ पे ट्रू पास कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही ऑब्जेक्ट कन्फिगर हो जाएगा तो हम इसको पास कर देंगे। तो प्रोवाइड्स मेथड के अंदर हम वो वाले ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके रिटर्न करते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स की क्लासेस को हम खुद जो है वो एनोटेट नहीं कर सकते, जिनके कंस्ट्रक्टर्स को। लेकिन हम कंस्ट्रक्टर को एनोटेट नहीं कर सकते थे, लेकिन कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते थे।
लाइक अब यहाँ पे सपोज कर लें हम, अगर आपने एंड्रॉयड के ऊपर रेट्रोफिट को यूज़ किया हो या किसी और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज़ किया हो, तो वहाँ पे हम रेट्रोफिट है तो हम उसका कोड चेंज तो नहीं कर सकते हम, लेकिन हम उस कोड को कॉल कर सकते हैं। हम उसके कंस्ट्रक्टर को एनोटेट तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हमारे पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से आ रहा है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। और अगर आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात करेंगे तो एंड्रॉयड के ऊपर या बाकी कहीं पे भी तो आपके पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो जावा के अंदर आप बिल्डर पैटर्न को यूज़ करते हुए, बिल्डर पैटर्न फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट को कन्फिगर करवाएंगे। लाइक सपोज कर लें अगर आप एंड्रॉयड के ऊपर रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे या रिटर्न करवाएंगे, तो आप यहाँ पे जो है वो बिल्डर पैटर्न को यूज़ करके उसको रिटर्न करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसके बाद पहले नंबर पे इतना देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसको मजीद कम्प्लेक्स करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। अब यहाँ पे मेरे पास प्रोवाइड्स मेथड भी आ चुका हुआ है, मॉड्यूल भी यहाँ पे आ चुका हुआ है, लेकिन अगर मैं अभी रन करूँगा एप्लीकेशन तो मुझे यहाँ पे एरर मिलेगा। बिल्ड और रीबिल्ड करूँगा तो मुझे डैगर एरर देगी। आपने देखा मुझे एरर मिल चुका हुआ है, और स्टिल डैगर जो है मुझे वही एरर देगी जो पहले वो दे रही थी कि डेटा स्टोरेज हेल्पर कैन नॉट बी प्रोवाइडेड विदाउट एड्स एन इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर और एड्स एन प्रोवाइड्स एन ऑटोमेटेड मेथड। लेकिन हमने प्रोवाइड्स मेथड तो क्रिएट कर लिया हुआ है, लेकिन डैगर को हमने ये बताना है कि ये जो प्रोवाइड्स मेथड है मॉड्यूल है, सॉरी डेटा स्टोरेज मॉड्यूल है, वो आप यूज़ कर सकती हो या मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट के ऊपर आते हैं और कंपोनेंट की एनोटेशन के बाद हमारे पास यहाँ पे पैरेंथेसिस आएंगे और हम यूज़ करते हैं कीवर्ड मॉड्यूल्स का, और हम इसको जो है वो एक अरे के अंदर यहाँ पे क्लासेस पास कर सकते हैं। लेकिन अगर एक क्लास हो, एक मॉड्यूल हो, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं इसको स्किप करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा डेटा स्टोरेज मॉड्यूल डॉट क्लास। तो अगेन अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस दे सकते हैं। हम मल्टीपल मॉड्यूल्स को भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, कामा को यूज़ करते हुए, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब अगेन अगर मैं बिल्ड और रीबिल्ड के ऊपर जाता हूँ तो अब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा, हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप डैगर जो है वो क्रिएट करेगी मेन व्यू मॉडल को। आपने देखा मेरा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो चुका हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक दफ़ा रन करता हूँ एप्लीकेशन, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर मजीद इसकी कम्प्लेक्सिटी के ऊपर जाते हैं और कॉटलिन को भी देखते हैं। तो मैं लॉकेट के ऊपर जाऊँगा, तो आपने देखा मेरे पास क्या हुआ, पहले नंबर पे तो मेरे पास यहाँ पे मेथड इंजेक्शन हुई जो कि लास्ट वीडियो से है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ रहा है चेक स्टोरेज परमिशन। स्टोरेज परमिशन हमारे पास ट्रू है क्योंकि हमने अपने मॉड्यूल के अंदर जब डेटा स्टोरेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको कन्फिगर किया है तो हमने यहाँ से ट्रू पास किया है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे टेस्ट मेथड मिल रहा है जो कि अगेन मेन एक्टिविटी से है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा डिबग एंड पॉइंट भी मिल गया, और यहाँ पे हमारे पास डेटा फैच और स्टोरिंग डेटा का जो हमारे पास मैसेज है वो आ रहा है। तो इट मीन्स कि डैगर ने हमारे पास ना सिर्फ डेटा स्टोरेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको कन्फिगर भी किया, और उसके ऊपर हमारे पास ये जो स्टोर का मेथड है वो भी सक्सेसफुली कॉल किया। इट मीन्स कि हम अब सक्सेसफुली एक ऐसे ऑब्जेक्ट को भी इंजेक्ट करवा सकते हैं यूजिंग डैगर जो हमारे अपने कोड का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से आ रहा है। क्योंकि वो वाला कोड हम चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको कॉल कर सकते हैं, और वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा कम्प्लेक्स करना चाह रहा हूँ ताकि आपको ये वाली जो चीज़ है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर आपको समझ ना भी आए तो बहुत सिंपल होगा, आप 2-3 दफ़ा उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन सिंपल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जो प्रोवाइड्स मेथड्स होते हैं उनकी रियल पावर हमारे पास क्या होती है। तो अब मेरे पास यहाँ पे जो डेटा स्टोरेज हेल्पर की क्लास है वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो चुकी हुई है। मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी टाइप ट्रांजैक्शन है, एम ट्रांजैक्शन, उसको मैं सेट करवा रहा हूँ डेटा स्टोरेज हेल्पर के जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर। और उसके बाद जैसे ही डेटा स्टोर होगा तो उसके साथ ही मैं इसको मैं कनकैटिनेट यहाँ पे करवा रहा हूँ। अगर मैं इस क्लास के अंदर जाऊँ तो इट इज़ वेरी सिंपल, कोई भी कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। ये सिंपल ट्रांजैक्शन मीन्स ये टाइम सेव करेगी। ट्रांजैक्शन होता है कि हम कोई भी ऑपरेशन जो है वो करते हैं, लाइक आप एटीएम से पैसे निकलवाते हैं तो आपको पता होगा आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं, आप 10 दफ़ा पैसे निकलवाएं तो आपने 10 ट्रांजैक्शंस किए हैं। सेम टर्म हमारे पास कंप्यूटिंग के अंदर भी यूज़ होती है। अगर आप डेटा एक दफ़ा स्टोर करते हैं तो आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर आप 10 दफ़ा डेटा स्टोर करेंगे तो आप 10 ट्रांजैक्शंस करेंगे। और हर दफ़ा जब भी मैं डेटा स्टोर करूँगा यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे ट्रांजैक्शन का टाइम आउटपुट होगा, लेकिन वो टाइम मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे सेट करूँगा। और जो यहाँ पे हमारे पास ट्रांजैक्शन की क्लास के अंदर अगर हम आएँ तो सिंपली लॉन्ग टाइप का एक वेरिएबल है एम टाइम, उसको अगेन मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट करवा रहा हूँ। और उसके बाद मैंने टू स्ट्रिंग का जो ओवरराइड किया हुआ, और मैं सिंपली स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ये जो टाइम की वैल्यू है वो रिटर्न करवा रहा हूँ। आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा मैंने टू स्ट्रिंग को इसलिए ओवरराइड किया कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कनकैटिनेट करवाऊंगा तो इस ऑब्जेक्ट का जो टू स्ट्रिंग का मेथड है वो कॉल होगा, तो ये जो मेरे पास टाइम की वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग के अंदर मुझे यहाँ पे मिलेगी। तो अब मेरे पास ये वाली जो डेटा स्टोरेज हेल्पर है इसकी इटसेल्फ जो मेरे पास डिपेंडेंसी है वो ट्रांजैक्शन है, और ये सेम चीज़ मेरे पास यहाँ से जाएगी ट्रांजैक्शन की जो क्लास है इसके अंदर। क्योंकि जो मेरे पास ट्रांजैक्शन की क्लास है ये भी मेरे पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से आ रही है, मैं इसका कंस्ट्रक्टर एनोटेट नहीं कर सकता। तो अब इसको हम किस तरीके से डैगर को यूज़ करते हुए इंजेक्ट करवा सकते हैं, तो आंसर वही है जो हमने पीछे देखा, मॉड्यूल्स एंड प्रोवाइड्स मेथड्स।
तो मैं जाऊँगा अपने डेटा स्टोरेज मॉड्यूल के अंदर। पहले नंबर पे तो यहाँ पे मुझे एरर मिल रहा है, जो कि ऑफ कोर्स हमें मिलेगा कि डेटा स्टोरेज हेल्पर जो है इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो चेंज हो चुका है और ये हमारे पास हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है एक ट्रांजैक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं न्यू ट्रांजैक्शन, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक पावरफुल चीज़ बताना चाह रहा हूँ प्रोवाइड्स मेथड्स के रिलेटेड, जिसके लिए मैंने ये जो ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोवाइड्स का जो मेथड है, प्रोवाइड्स एनोटेटेड मेथड, वो क्रिएट करूँगा। पब्लिक मेथड होगा और ये रिटर्न करेगा हमें ट्रांजैक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट। इसको मैं कह दूँगा गेट ट्रांजैक्शन, और ये कोई भी पैरामीटर नहीं हमसे लेगा, और यहाँ पे ये हमें रिटर्न करेगा जो ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट है वो न्यू ट्रांजैक्शन। और अब इस ट्रांजैक्शन को हमने करंट टाइम पास करना है, तो मैं यूज़ कर लूँगा सिस्टम डॉट करंट टाइम मिलीस, और मिली सेकेंड्स के अंदर करंट टाइम यहाँ पे जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस मेथड की वजह से डैगर को ये पता है कि वो ट्रांजैक्शन कैसे क्रिएट कर सकती है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन खुद क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन को एज अ पैरामीटर लेंगे, ट्रांजैक्शन, और वही ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे पास कर देंगे एंड दैट्स इट। ये ब्यूटी है हमारे पास प्रोवाइड्स मेथड्स की और पावर है डैगर की। इवन दो हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट है वो रिक्वायर्ड था, और डैगर इस ट्रांजैक्शन के ऑब्जेक्ट को एड साइन इंजेक्ट से क्रिएट नहीं कर सकती, लेकिन हमने डैगर को ये तो बता दिया कि वो इस प्रोवाइड मेथड को यूज़ करते हुए ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती है। अब जैसे डैगर हमारे पास गेट डेटा स्टोरेज हेल्पर मेथड को कॉल करेगी, उसको पता है कि मैंने जो ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट है वो पास करना है, और वो देखेगी कि क्या मैं ट्रांजैक्शन के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकती हूँ, जो कि वो नहीं कर सकती। तो वो देखेगी कि आपके प्रोवाइड्स मेथड ऐसा है जो मुझे वो प्रोवाइड कर रहा है ट्रांजैक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट, तो वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, वो यहाँ पे इसको पास कर रहा है। तो अगर मैं दोबारा यहाँ पे रन करता हूँ एप्लीकेशन को, तो हम देखेंगे कि हमारा कोड सक्सेसफुली काम कर रहा है। लॉग एट हमारे पास अटैच टू नेटवर्क, चेक स्टोरेज परमिशन जो कि ट्रू है, और फिर हमारे पास टेस्ट मेथड है। अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा कनेक्ट के ऊपर, तो आपने देखा हमारे पास डेटा फेच्ड और स्टोरिंग डेटा, और हमारे पास उसकी आउटपुट आ रही है, टाइम भी आ रहा है। अगर मैं इसको 3-4 दफ़ा करूँगा तो आप देखेंगे कि टाइम हमारे पास एग्जैक्टली एक ही वही आ रहा है। एक्चुअली हम चाह ये रही हैं कि जब भी यूज़र क्लिक करे बटन के ऊपर, तो उस वक्त का टाइम जो है वो हम सेव करवाएं, लेकिन राइट नो हम ऐसा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट है वो जैसे क्रिएट होता है, तो वो सिस्टम कि जो करंट टाइम होता है वो उस वक्त का टाइम इसको मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जब भी हम कॉल करते हैं डेटा स्टोरेज हेल्पर के ऊपर स्टोर का मेथड, तो ये ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट बार बार एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ हो रहा है, हम कहीं पे भी इसको अपडेट नहीं कर रहे। अगर आप डेटा स्टोरेज हेल्पर के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे डेटा स्टोरेज हेल्पर ट्रांजैक्शन इसके अंदर सेव होती है, और उसके बाद वो यहाँ पे प्रिंट होती है। तो ये हम एक दो वीडियोस के बाद देखेंगे कि किस तरीके से हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, हर एक डेटा स्टोरेज के ऑपरेशन के लिए न्यू ट्रांजैक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था गाइस हमारे पास मॉड्यूल्स और प्रोवाइड्स मेथड्स। तो इससे पहले कि हम कार्टून के ऊपर जाएं, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे पास प्रोवाइड्स मेथड्स होते हैं, अगर वो मॉड्यूल के वेरिएबल या इंस्टेंस स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते, तो उनको हमें स्टैटिकली यूज़ करना चाहिए, या उनको हमें स्टैटिक करना चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसकी रीज़न ये है कि अगर ये हमारे पास स्टैटिक नहीं होंगे, डेफिनेटली इनको कॉल करने के लिए डैगर को इस जो डेटा स्टोरेज मॉड्यूल है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये हमारे पास स्टैटिक होंगे, इट मीन्स कि डैगर इनको डायरेक्टली इस क्लास के साथ कॉल कर सकती है, इसका ऑब्जेक्ट उसको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, और अंडर द हुड जो कोड है वो ज़्यादा क्विकली क्रिएट होगा और परफॉर्मेंस ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगी हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से हो, प्राइवेट इंट नाम कोई भी वैल्यू हो जाए, तो अब अगर सपोज करें इस नाम को हम यहाँ पे या यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि जो हमारा प्रोवाइड्स मेथड है वो इसके स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिसको हम ऑब्जेक्ट स्टेट भी कहते हैं या इंस्टेंस स्टेट भी कहते हैं। तो उस केस के अंदर जो ये स्टैटिक नहीं हो सकते। अदरवाइज अगर ये ऐसा नहीं है, जो कि हमारे केस में नहीं है, तो हमें ये स्टैटिक होने चाहिए। तो इससे पहले कि हम जनरेटेड कोड देखें, मैं कार्टून के कोड के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इंजन क्लास है, और इंजन को राइट नो हम अभी खुद क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन सपोज कर लें इंजन क्लास हमारे पास कुछ इस तरीके से हो, तो अब क्या है कि पहले नंबर पे ये है कि जो इंजन क्लास है वो हम खुद क्रिएट नहीं कर रहे, वो हमारे पास किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वगैरह से आ रही है, यानी कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स कि हम इसके कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे एनोटेट नहीं कर सकते, जहाँ से एनोटेशन भी रिमूव हो जाएगी। सेकंड चीज़ ये है कि इंजन डिपेंड कर रहा है दो क्लासेस के ऊपर। पहले नंबर पे जो क्लास है वो हमारे पास है पिस्टन, और सेकंड है क्रैंकशैफ्ट। क्रैंकशैफ्ट की तो ना ही कोई डिपेंडेंसी है, ना ही ये कुछ कर रही है, लेकिन सिंपली ये भी हमारे पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से आ रही है। हम इसको जो इसका कंस्ट्रक्टर है उसको एड्स एंड इंजेक्ट से एनोटेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात की जाए जो पिस्टन है इसकी, तो पिस्टन की जो हमारे पास क्लास है इसकी डिपेंडेंसी है पिस्टन रिंग्स, और इसके अंदर एक मेथड है हमारे पास सील पिस्टन का। जैसे हम इसको कॉल करेंगे तो ये पिस्टन को सील करेगा। पिस्टन सील करने से मुराद ये होता है कि जो हमारे पास पिस्टन रिंग्स होती हैं वो आपके इंजन के ऊपर मेक श्योर करती हैं कि इंजन की जो पेट्रोल है या डीजल है वो लीक ना हो। तो पिस्टन रिंग्स हैं, अगर उनकी भी ना ही कोई कंस्ट्रक्टर है ना ही कोई डिपेंडेंसी है, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होगा। लेकिन अगेन ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से आ रहा है, तो हम इस कंस्ट्रक्टर को एनोटेट नहीं कर सकते।
तो अब अगेन हम जाएंगे प्रोजेक्ट के ऊपर और इसके लिए मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। DI के ऊपर मैं जाऊँगा, कमांड कंट्रोल न्यू को यूज़ करते हुए कार्टून फाइल क्रिएट करूँगा और इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा इंजन मॉड्यूल। और कार्टून के अंदर हम कोई इंटरफेस या क्लास नहीं बल्कि हम स्पेशल एक चीज़ है ऑब्जेक्ट वो क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट भी हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लास होती है कार्टून के अंदर, लेकिन अगर हमने अपने जो प्रोवाइड्स मेथड है उनको स्टैटिक बनाना हो तो वो क्लास के अंदर स्टैटिक नहीं हो सकते, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टैटिक हो सकते हैं। तो पहले नंबर पे तो ये है कि हम इसको एनोटेशन देंगे मॉड्यूल की। उसके बाद अब क्या है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। पहले नंबर पे जो मेरे पास प्रोवाइड्स का मेथड आएगा वो मेरे पास होगा फन, और इसको मैं कह दूंगा गेट क्रैंकशाफ्ट, और ये मुझे सिंपली रिटर्न करेगा क्रैंकशाफ्ट, और मैं रिटर्न करवा दूंगा क्रैंकशाफ्ट एंड दैट्स इट। मेरे पास एक मेथड कंप्लीट हो गया। इसको अगेन स्टैटिक बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कार्टून के अंदर हम यूज़ करते हैं JVM स्टैटिक। तो मैं इसी मेथड को यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा। अब सेकंड जो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए वो मुझे चाहिए पिस्टन रिंग्स का, तो मैं यहाँ पे इसको कह दूंगा गेट पिस्टन रिंग्स, सॉरी रिंग्स, और यहाँ पे भी आएगा पिस्टन रिंग्स, और सेम चीज़ मेरे पास यहाँ पे होगी पिस्टन रिंग्स। अब मेरे पास यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट भी आ चुका हुआ है, पिस्टन रिंग्स भी आ चुकी हुई हैं। अब मैंने पिस्टन क्रिएट करना है और उसके बाद इंजन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे अगेन इसको पेस्ट करूँगा, इसको मैं कह दूँगा गेट पिस्टन, और ये जितना भी कोड होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला इस जगह के ऊपर मेरे पास आ जाएगा पिस्टन। और अब यहाँ पे जो पिस्टन है इसके ऊपर अगर आप कमांड या कंट्रोल पे प्रेस करेंगे तो हमने देखा कि पिस्टन को चाहिए पिस्टन रिंग्स। तो इसके लिए सिंपली जो मेरे पास ये मेथड है ये डैगर को पिस्टन रिंग्स बता देगा कि उसने कैसे क्रिएट करनी है। तो इस मेथड के अंदर हम रिसीव कर लेंगे पिस्टन रिंग्स को, और वो हम यहाँ पे पिस्टन रिंग्स पास कर देंगे। और एट द एंड मेरे पास फॉर द लास्ट टाइम मैं इस मेथड को पेस्ट करूँगा, और ये मेरे पास होगा गेट इंजन का, और सेम चीज़ ये मुझे इंजन रिटर्न करेगा, सॉरी इंजन, और यहाँ पे भी ये हमें इंजन रिटर्न करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम इंजन के ऊपर आते हैं तो अगेन इसकी डिपेंडेंसीज हैं। इसको पहले नंबर पे पिस्टन चाहिए, फिर क्रैंकशाफ्ट चाहिए, तो डैगर को ये दोनों पता है कैसे क्रिएट करने हैं। तो मैं पिस्टन रिसीव कर लूँगा और उसके बाद क्रैंकशाफ्ट जो वो रिसीव कर लूँगा, तो यहाँ पे पिस्टन पास कर दूंगा और वो क्रैंकशाफ्ट पास कर दूंगा। अब डैगर को कैसे पता है कि वो इन दोनों को क्रिएट कर सकती है, ऑल्दो इन दोनों क्लासेस के कंस्ट्रक्टर्स को हमने एनोटेट नहीं किया हुआ यूजिंग प्रोवाइड्स मेथड। और जैसे ही एक प्रोवाइड मेथड हमारे पास डैगर को पता चलता है एक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, तो हम उसी ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दोबारा उसको क्रिएट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लास्ट स्टेप ये है कि ये मॉड्यूल हमने एज अ डिपेंडेंसी ऐड करना है अपने कार इंजेक्टर के ऊपर। तो यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं अगेन यूज़ कर लूँगा पैरेंथेसिस मॉड्यूल को, और कार्टून के अंदर हमारे पास जो है वो यहाँ पे आएंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इंजन मॉड्यूल डबल कॉलन, और मेरे पास क्लास आएगी एंड दैट्स इट। तो एक स्टेप मैंने यहाँ पे क्रिटिकल स्टेप मिस किया है कि अगर मैं जाता हूँ इंजन मॉड्यूल के ऊपर तो मेरे पास यहाँ पे जो पिस्टन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इससे पहले कि मैं पिस्टन को रिटर्न करवाऊँ मैंने पिस्टन को सील करना है। तो मैं यहाँ पे पिस्टन को उसके एक ऑब्जेक्ट के अंदर ले लूँगा इक्वल्स पिस्टन, और यहाँ पे मैं करूँगा पिस्टन डॉट सील पिस्टन, और उसके बाद मैं इसको रिटर्न करवाऊँगा पिस्टन। तो अब मैं अगर दोबारा जो है वो एप्लीकेशन रन करता हूँ तो लॉकहेड के अंदर हमें जो हमारी आउटपुट है वो मिल जाएगी। तो पिस्टन हमारे पास यहाँ पे आपने देखा सील हो चुका हुआ है, लाइसेंस प्लेट जो है वो अटैच हो चुकी है, लास्ट वीडियो से है, बैटरी इज रेडी, इंजन हैज स्टार्टेड और कार इज ड्राइविंग। तो सक्सेसफुली हमारे पास यहाँ पे जो मॉड्यूल्स और प्रोवाइड्स मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हुए हमने वो वाली डिपेंडेंसीज जिनको हम डायरेक्टली जिनके कंस्ट्रक्टर को हम एनोटेट नहीं कर सकते उनको हमने यूजिंग मॉड्यूल और यूजिंग प्रोवाइड्स मेथड्स हमने यहाँ पे इंजेक्ट करवा दिया हुआ है। और जो चीज़ मैंने आपको प्रोवाइड मेथड्स के रिलेटेड शुरू में बताई थी कि इनका जो नाम होगा हमारे पास वो प्रोवाइड से स्टार्ट होता है, प्रोवाइड। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये कोई अगेन हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल हमारे पास एक नेमिंग कन्वेंशन है जिसको हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। मैंने जो है वो गेट को यूज़ किया लाइक गेट इंजन गेट पिस्टन, लेकिन आप जो है वो प्रोवाइड को यूज़ कर सकते हैं, आपको नॉर्मली प्रोवाइड ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन है ये। अब रह की चीज़ कि हम इन मॉड्यूल्स को स्टैटिकली क्यों यूज़ करते हैं, तो उसकी एक बड़ी खास और यूनिक रीज़न है। अगर मैं यहाँ पे जो है वो अपने मॉड्यूल के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे तो हमने अभी राइट में इनको स्टैटिकली यूज़ किया हुआ है। अगर हम इनको स्टैटिकली यूज़ नहीं करेंगे, इस तरीके से यूज़ करेंगे, तो हमारे पास जो मैंने पीछे आपको बताया डैगर इस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर इनको कॉल करेगी। लेकिन अगर हम इनको स्टैटिकली कॉल करेंगे, इस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो फिर डैगर डायरेक्टली इस क्लास के साथ इनको कॉल करेगी। और अगेन जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि जो इनकी नेमिंग कन्वेंशन है वो गेट की बजाय प्रोवाइड से स्टार्ट होती है, प्रोवाइड। और सेम चीज़ अब हमारे पास ट्रांजैक्शन के लिए होगी, गेट ट्रांजैक्शन की बजाय हम करेंगे यहाँ पे प्रोवाइड। मैंने जो है वो गेट को यूज़ किया है एज अ नेमिंग कन्वेंशन, गेट ट्रांजैक्शन, गेट डेटा स्टोरेज हेल्पर, लेकिन आप प्रोवाइड को यूज़ कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। नेमिंग कन्वेंशन हमारे पास ये, लेकिन स्टिल ये सिर्फ एक
नेमिंग कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है हमारे पास। तो मैं इस वीडियो के अंदर जो जनरेटेड कोड होगा वो आपको शो नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी हुई है और इन्हीं मॉड्यूल्स को हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी एक दो वीडियोज़ के अंदर देखना है, तो उसके बाद मैं एक वीडियो के अंदर डिटेल में आपको सारा जनरेटेड कोड बताऊँगा। लेकिन आप लोग एज अ टास्क ये चीज़ कर सकते हैं कि जो जनरेटेड कोड है आप उसको खुद ढूंढेंगे कहाँ पे ये वाले जो मेथड्स हैं डैगर ने कॉल किए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक कीवर्ड है, इसको रिमूव करने से जनरेटेड कोड के ऊपर क्या इफेक्ट है और इसको ऐड करने से क्या इफेक्ट है। तो आप लाजमी इस चीज़ को एज अ टास्क करें, आप लोगों की लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा होगी इस चीज़ से, क्योंकि बार बार अगर मैं खुद ही आपको बताऊंगा कि कौन सा कोड डैगर ने जनरेट किया है तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा। और आप जो भी चीज़ आप फाइंड आउट करते हैं, जो भी आपका आंसर है वो कमेंट्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मॉड्यूल्स के ऊपर मजीद बात करेंगे और देखेंगे कि इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन कैसे रिटर्न करवाते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।